नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। तो गोल्ड पर तो फोकस करेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज की भी। लेकिन सोने पर खास तौर से चर्चा इसलिए भी बनती है क्योंकि सोने के प्राइसेस लगातार 60,000 के नीचे बने हुए हैं। क्या यहां से और भाव नीचे जाएगा या फिर यह है खरीदारी का मौका? किस तरीके की डिमांड लेवल्स पर आ रही है, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर $76-77 के आसपास कच्चा तेल अभी होल्ड कर रहा है यूएस डेट डील की पॉजिटिविटी की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं फेड की अपकमिंग मीटिंग से पहले जो अपसाइड है वो कैप नजर आ रही है। क्या इन स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, इस पर करेंगे फोकस। और साथ ही बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, खासतौर से राइस की, क्योंकि राइस एक्सपोर्ट पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईफल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा और साथ ही एरिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनोद कौल मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सोने पर बातचीत कर लेते हैं, जहां पर घरेलू बाजार में तो 60,000 के नीचे भाव बने हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $1951 के आसपास प्राइसेस फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यूएस डेट डील से पहले हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा वो रहेगी फेड की मीटिंग। और आशंका यही बन रही है कि हाइक वहां पर 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का हो सकता है, जिसकी वजह से हमने तमाम कमोडिटीज में थोड़ी सी कॉशियसनेस आते हुए देखी है। लेकिन इन लेवल से प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं और इस पर राय ले लेते हैं। मनोज झा हमारे साथ बने। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो गोल्ड के प्राइसेस आपने लगातार मेंटेन किया है कि प्राइसेस यहां से नीचे आएंगे। हमने डिसेंट करेक्शन देख भी ली है, 59,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं मौजूदा प्राइसेस। सबसे पहले तो व्यू प्राइसेस पर इन लेवल से। जी नमस्कार दीपाली जी। देखिए बहुत दिनों से मार्केट ने इस बात को अपने आप को डिस्काउंट कर लिया था कि अब कोई रेट हाइक नहीं होगा इस साल में 2023 में, और रेट कट भी उम्मीद कर ली थी कि 2 से 3 कम से कम रेट कट हो जाएगा, जो कि गोल्ड के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गोल्ड को उससे बहुत ज़्यादा डायरेक्शन मिलती है। लेकिन मैंने हमेशा अपने स्टडीज़ के हिसाब से बोलता रहा कि मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी रेट कट इस बार होने की चांसेस है। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट गोल्ड को रेट को मिलना है वो लॉन्ग टर्म हायर रेट रहने की वजह से मिलना है। तो अब मार्केट ने भी इस बात को मानना शुरू कर दिया है कि इस साथ कोई रेट कट नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम जो है वो रेट हाई रहेगा। प्लस अब तो जून और जुलाई में जो है एक्सपेक्टेशन आ गई है थोड़ी थोड़ी कि अब रेट हाइक की भी होगी। और ये जो संडे को जो डील हुई है यूएस डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में, जो इससे अब यूएस में एक और सा जो माहौल है वो काफी अच्छा हो गया है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट से आपको समझ में आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 3-4 डिकेड के बेस्ट रेट पे चल रहा है 3.40, जबकि आपको मालूम है कि जो लोएस्ट है 2.50 उसके करीब करीब पहुंच रहा है। तो यूएस में पूरी जो इन्फ्लेशन की वो कमी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है। अब यूएस में डेब्ट सीलिंग की डील भी हो चुकी है, और जितने लास्ट 10 दिन के आप डेटा भी देखेंगे तो हर जगह यूएस के डेटा बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और आपने अगर बाइडेन जी की अगर आपने स्पीच सुनी होगी डील के बाद, तो वो हिस्टोरिक इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं यूएस में। तो मुझे इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट अच्छा ही रहेगा, वहां पे लोगों को पैसा अच्छा मिलेगा। तो डॉलर्स में थोड़ी गोल्ड में गिरावट आ सकती है। टेक्निकल सपोर्ट्स हैं कहीं कहीं, लेकिन एक बार जब वो सपोर्ट भी टूटेंगे, सेलिंग ट्रिगर टेक्निकल लेवल्स आएंगे, तब और भी गोल्ड में गिरावट आएगी। और यहाँ से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर्स में $70-80 और भी आपको नीचे देखने को मिल सकता है। इस साल के हाई की अगर बात करें तो 2080 जो कि ऑल टाइम हाई है, हमने वो भी बनते हुए देखा है। तो काफी हद तक जो लोगों की प्रेडिक्शंस थी कि ऑल टाइम हाईज देखेंगे, वो भी यहाँ पर होता हुआ नजर आया। और एक बहुत शार्प करेक्शन फिर हमने आते हुए देखी है। 1930 मनोज जी अब यहाँ पर स्क्रीन पे है। अगर आप $70-80 की गिरावट की बात कर रहे हैं तो क्या हम 1860, 1850 तक के लेवल्स यहाँ पर देख पाएंगे, और उसका भारतीय बाजारों में क्या कैलकुलेशन होगा? देखिए मैं तो $1800 की बातें आपके चैनल पे कई बार कर चुका हूं, तो आप तो 1850 और 60 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से $100 तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि अगले क्वार्टर तक आना चाहिए। लेकिन इंडियन रुपीज में बताना मुश्किल होता है, क्योंकि रुपीज कहीं ना कहीं अगर यहाँ से वीक होता है और भी, तो इंडियन रुपीज में उतना इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो बताना मुश्किल है। लेकिन यहाँ से $100 की तो कमी मुझे दिख ही रही है हर हालत में। मनोज जी, इंडियंस इसलिए बाय करते हैं कि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में सोना यहाँ से और बढ़ेगा ही, और पोर्टफोलियो में सोना इसलिए शामिल किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो एक हेज की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोना और $100 गिरता है और भारतीय बाजारों में अगर समझिए 1000-1500 रुपए भी यहाँ से करेक्ट होता है, तो इन्वेस्टर्स अब कैसे देख के चलें इसको?
देखिए, गोल्ड तो हर लेवल पे खरीदना चाहिए, और अभी ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ 500-700 रुपए और की वेट कर सकते हैं कि उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल डिमांड तो इंडिया में अभी बहुत फ्लैट सा है। कहीं भी दूसरी रीजन ये भी है कि शादियां नहीं है, कोई फेस्टिवल्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट में भी एक सन्नाटा सा है, जो मुझे लगता है कि हाई गोल्ड रेट के वजह से बहुत इम्पैक्ट किया हुआ। तो यहाँ से 500-700 रुपए नीचे आएगा तो गोल्ड में बाइंग भी अच्छी आएगी, इवन ज्वेलरी में भी बाइंग अच्छी आएगी। ओके, तो यहाँ से $100 की गिरावट आ सकती है। फिजिकल मार्केट में दम है नहीं, लेकिन हाँ, भाव अगर यहाँ से नीचे गए तो फिर फिजिकल बाइंग भी इमर्ज होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर इंडियन टर्म्स में बात करें तो 500-700 रुपए यहाँ से और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। अनुज गुप्ता भी, अनुज आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर? दीपाल जी गुड मॉर्निंग। देखिए $1934 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार एक सेलिंग प्रेशर हमने आते हुए देखा है। इनफैक्ट फिजिकल मार्केट में भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। करीबन अभी देखें तो 59,300 के आसपास के रेट चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक सेलिंग एक्टिविटी होती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड हुआ है और एक ऑप्टिमिस्टिक जो टॉक्स है वो होती हुई दिख रही है यूएस के अंदर नेगोशिएशन को लेके, तो उससे काफी हद तक डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड को सपोर्ट मिला है। वहीं अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले जो 2 महीने हैं ये थोड़ा सा सबड्यूड रहेंगे, क्योंकि डिमांड नहीं रहती यहाँ पे जनरली। जून और जुलाई के मंथ में हम देखते हैं, अगर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो जून और जुलाई में कोई खास डिमांड नहीं होती। जो डिमांड आती है वो जुलाई एंड से देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो 2 महीने हैं ये थोड़े से एक रेंज बाउंड में रहेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको गिरावट भी देखने को मिले। हालांकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, हम अभी भी अपने पॉजिटिव बायस के साथ हैं लॉन्ग टर्म में। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत जो गिरावट मिलेगी वहां पे खरीदारी के मौके मिलेंगे। इंट्राडे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। करीबन 59,400 के आसपास बिकवाली करें, 59,750 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे करीबन 59,100 से लेकर 59,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन $1,925 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि बेस्ट केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो अब सोने के लिहाज से इस साल में कहाँ देखने को मिल सकता है। तो अनुज आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, 1800 तक की बात यहाँ पर ऑफ कोर्स मनोज जी ने की है, उनसे भी जानेंगे कि वर्स्ट केस सिनारियो नीचे में कहाँ सोना सपोर्ट ले सकता है। आपको क्या लगता है इस साल के लिए अब क्या रेंज बनेगी? देखिए रेंज अभी भी हम अपने $2,000 और $2,100 पे इंटैक्ट है हायर साइड में। लोअर साइड में 1850 मैक्सिमम मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो लास्ट टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट करेक्ट हुए थे, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हुए थे, तो वहां पर हमने देखा था गोल्ड के प्राइस करेक्ट हुए थे जो कि नीचे करीबन 1850 और 1800 तक नीचे गए थे। बट वहां से रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम एमसीएक्स में आपको 58,000 का रेट मिलेगा, जहां पर आप अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1850 मैक्सिमम डाउन साइड लेवल रहेगा। अभी भी हम $2,000 और $2,100 को लेकर इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि 2 महीने थोड़े से सबड्यूड हो सकते हैं, बट डाउन साइड मैक्सिमम मुझे $1,850 लगती है और 58,000 डोमेस्टिक मार्केट में। राइट, तो 1850 के नीचे नहीं लगता, ऊपर में 2100 कायम है। और मनोज जी आपकी क्या रेंज है? जी, मेरा कहना है कि गोल्ड कहीं ना कहीं आपको 1800 से 1900 के बीच में अगला 2-3 महीना दिखेगा, और उस रेंज में आप चाहो तो थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो। शो में अपने व्यूज देने के लिए तो 1800 से 1900 ये रेंज रह सकती है अगले 2 से 3 महीने में, और ये रेंज होगी इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो गोल्ड की बात हुई, लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात एनर्जी पैक की भी कर लेते हैं, और खासतौर से कच्चे तेल की, जहां पर $75-76 इन्हीं लेवल्स के आसपास हम कच्चे तेल को घूमते हुए देख रहे हैं। यूएस डेट डील की एक्सपेक्टेशन से पहले हमने ये बाइंग आते हुए देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक की जो आशंका बनी हुई है वो अपसाइड को कर रही है कैप। अनुज, क्या व्यू है इन लेवल से कच्चे तेल पर? दीपाली जी देखिए, एक हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम ईरान और ओपेक मेंबर्स की तरफ से आ रही है। ईरान शायद हो सकता है कि ओपेक प्लस में ऐड होता हुआ दिखाई दे, जुड़ता हुआ दिखाई दे ओपेक फैमिली में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे। हालांकि $70 अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जिस तरीके से यूएस से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है डील को लेकर, तो वहां से भी एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। मगर फिलहाल जिस तरीके से हमने पिछले हफ्ते एक सेल ऑफ आते हुए देखा था हायर लेवल से, तो मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड इंटैक्ट है। और नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार जो प्राइस है एमसीएक्स में करीबन 5,700 तक, और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $68 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सप्लाईज नो डाउट बढ़ी है, लास्ट टाइम क्रूड की इन्वेंटरी बढ़कर आई थी, और डेफिनेटली डिमांड साइड अभी भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भावों में अभी नरमी का ट्रेड देखने को मिलेगा। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 6,000 के आसपास में।
6250 का स्टॉप लॉस रखा है, टारगेट नीचे करीबन 5700 तक देखा जा सकता है। और अगर किसी को बाई का ट्रेड लेना है तो वेट कर सकते हैं, 5700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जो सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि सप्लाई कुछ बढ़ सकती है, तो मेरे हिसाब से भावों में अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है क्रूड में। ऑलराइट, मुनाफा वसूली क्रूड में यहाँ पर जारी रह सकती है आपकी स्क्रीन पे करीबन 1% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। हमारे साथ रवि देवरा भी हैं। रवि, मेटल्स पे आपकी राय लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। पिछले 3 सेशंस अच्छे गए, हमने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में खरीदारी आते हुए देखी, लेकिन टिकती हुई नजर नहीं आई है और आज फिर गिरावट। जरूर से जो कल डेटा आने वाला है सुबह में, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, मार्केट का टोटल फोकस अभी ये डेटा के ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये डेटा नहीं आएंगे थोड़ा ट्रेंड ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। ज्यादा गिरावट की मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज का जो ट्रेड है शायद कल के दिन में जो डेटा है तब तक शायद ये कंटिन्यू रह सकता है। साथ में बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे, डॉलर इंडेक्स में भी कोई इतना अच्छा उछाल दिखना नहीं है। तो मेरे हिसाब से शायद मार्केट अभी ऐसा प्रेम कर रहा है कि आज यूएस के मार्केट जो 3 दिन की छुट्टी के बाद ओपन हो गए, उसके बाद मार्केट को ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स में कुछ बढ़त देखने को मिल सकते हैं और इसी हिसाब से आज बेस मेटल्स में थोड़ा प्रेशर है। बट मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर में जहाँ पे थोड़ा सप्लाई रिलेटेड इश्यूज है वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। आई थिंक मुझे कॉपर यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लग रहा है। मुझे लग रहा है कि गिरावट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 708 के करीब प्राइसेस जून कॉन्ट्रैक्ट के चल रहा है, बाय करके चले। स्टॉप लॉस 703 का लगा है। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 720 तक के लेवल आने चाहिए। एंड थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू मुझे जिंक में दिख रहा है। जिंक लगातार प्रेशर में कमोडिटी बनी हुई है और हायर लेवल सस्टेन नहीं हो रहे, वहां बेच के चले 211 के करीब, 213.80 का स्टॉप लॉस। डाउन साइड मुझे लग रहा है 206 तक के लेवल्स आने चाहिए। तो कॉपर में बाय करे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए। इंट्राडे में जिंक में बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, तो इंट्राडे में जिंक में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ज्यादातर बेस मेटल दबाव में कर रहे हैं ट्रेड। रवि, एक क्विकली कमेंट सिल्वर पर भी, यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग है, क्या व्यू उन लेवल से? सिल्वर में थोड़ा बेस मेटल का प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग तक ये प्रेशर थोड़ा जारी रह सकता है। गोल्ड थोड़ा बहुत अभी भी स्टेबल है, बट सिल्वर में मुझे लग रहा है कि बिकवाली का एक अच्छा कॉल यहाँ पे बन रहा है। 17,700 के करीब प्राइजेस में आपको एक बार बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 70,000 जो सपोर्ट है वहां तक एक लेवल दिखना चाहिए। वहां पे एक बार शॉर्ट पोजीशन पे मुनाफा वसूली भी कर लेने। 71,000 के स्टॉप लॉस के साथ आज इंट्राडे के लिए बिकवाली कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि आज का जो भी ट्रेड मेटल्स हो या सिल्वर हो, इसमें इंट्राडे रखें, क्योंकि कल चाइना के डेटा आएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी 3 महीने से चाइना लगातार आपने एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर डेटा कॉन्ट्रा है, थोड़ा भी डेटा में ग्रीन जोन में कारोबार रहा और अगर 51 के ऊपर रीडिंग आई, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेड कॉन्ट्रा हो सकता है। अच्छी वहां पे बाइंग देखने को मिल सकते हैं। बट इंट्राडे के लिए कोई इतने क्यूज नहीं है कि यहाँ पे कोई रिवर्सल के चांसेस है। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए सिल्वर में भी। यहाँ 70,000 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। प्रेशर टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन और एक्सटेंड हो सकता है। चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रैटेजीज की और बेस मेटल्स की भी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे राइस की। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए एरिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनोद कौल हमारे साथ मौजूद भी हैं। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. सुरेश जी भैया। प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।
1 out of 3 mutual fund investors in India invest in and trust Nippon India Mutual Fund. Our investors 1.38 crore, industry investors 3.79 crore, market share 36%. Thank you, investors and partners. Your trust keeps us growing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उस्ताद मेरे उस्ताद, बोलो। छत पे केमिकल वाटर प्रूफिंग लगाने से लीकेज देगा मात, सालों साल होंगे बर्बाद। और एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाने से लीकेज को देंगे मात, सालों साल रहे खुशहाल। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ। 80504 कॉल करो। हाँ, हूँ मैं स्लो, क्योंकि मैं कछुआ हूँ। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। बड़ी खबर क्लियरली चावल पे है, जहां पर DGFT का बड़ा फैसला है कि EU देशों को बिना इंस्पेक्शन अब सर्टिफिकेट यहां पर एक्सपोर्ट हो पाएगा। बासमती और नॉन बासमती चावल का कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नंबर्स हैं, EU इंडियन मार्केट्स के लिए कितना बड़ा मार्केट है एक्सपोर्ट के तौर पर, वो सब जानने के लिए हमारे साथ AIREI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनोद कौल मौजूद हैं अब शो पर। विनोद जी नमस्कार। बिना सर्टिफिकेट बासमती नॉन बासमती एक्सपोर्ट कितना बड़ा फैसला है, EU हमारे लिए कितना बड़ा मार्केट है, कितनी क्वांटिटी आप देखते हैं जाता हुआ? मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ जी। एक तो अगर हम इंडिया का ओवरऑल बासमती का एक्सपोर्ट देखते हैं तो लगभग 45 लाख टन एक्सपोर्ट होता है और EU में उसका शेयर जस्ट 5 से 6% रहता है। और अगर हम नॉन बासमती का एक्सपोर्ट देखते हैं तो पिछले साल भी एक नया रिकॉर्ड बना है 22-23 में, जो 1 करोड़ 78 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या है कि 2019 नवंबर में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कि जितना भी राइस, चाहे वो बासमती हो या नॉन बासमती हो, जो यूरोप को जाएगा उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन जो है EIC से लेना मैंडेटरी कर दिया गया था। और ये सर्टिफिकेट बेसिकली लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें MRLs का जो है वेरिफिकेशन होता है। अगर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंट होते हैं तो वो सर्टिफिकेट इश्यू होके एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें अपीडा, जब बासमती की बात आती है तो उसमें अपीडा से रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट RCAC लेना भी मैंडेटरी होता है फॉर EU कंट्रीज। और ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब ये 2019 नवंबर में नोटिफिकेशन निकला तो अपीडा ने RCACs जो है EU के साथ साथ जो है नॉन EU कुछ यूरोपियन कंट्रीज और जो अदर कंट्रीज जैसे रशिया हो गया, आपका यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, इवन टर्की, इनको भी यूरोप में कंसीडर करके ये एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मैंडेटरी कर दिया था। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी, हमने कहा था कि टर्की, रशिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, ये तो यूरोप को पार्ट नहीं है, इसलिए आप इनको इस सिस्टम से एक्सक्लूड करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। और गवर्नमेंट ने सारे चीजों को कंसीडर करके जनवरी 2020 में एक और नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि ये टर्की, अजरबैजान वगैरह जो कंट्रीज हैं
उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ ईयू के 27 कंट्रीज, यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, ईयू के 27 कंट्रीज और एफ्टा के 4 कंट्रीज जो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein और आइसलैंड, सिर्फ इन पर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मैंडेटरी रहेगा। बाकी कंट्रीज पे 6 महीने तक छूट रहेगी। दैट मीन्स जब 9 जनवरी को ये आया तो 30 जून तक वो वैलिड था। तो हम लोग क्या करते थे, एरिया ने जब वो एक्सपायरी हो जाती थी उस वैलिडिटी डेट की नोटिफिकेशन की, हम गवर्नमेंट को दोबारा रिप्रेजेंट करते थे और गवर्नमेंट 6-6 महीने का एक्सटेंशन देती थी। और लास्ट एक्सटेंशन जो आया था वो 31 दिसंबर 2022 तक था और हमने फिर रिप्रेजेंटेशन नवंबर से शुरू किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिले हुआ। हालांकि ये 1 जनवरी से 30 जून तक का ये रिलैक्सेशन आना था और एक्चुअली वो रिलैक्सेशन अब आया है 29 मई की डेट में और 6 महीने के लिए वो भी वैलिड है। दैट मीन्स 28 नवंबर 2023 तक नॉन ईयू, नॉन एफ्टा कंट्रीज के लिए ये अब सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, चाहे वो बासमती, ठीक है। हाँ जी, ठीक है विनोद जी, तो ये तो आपने बताया कि डीजीएफटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है इसके मायने क्या हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। एक चीज और क्विकली संक्षेप में जानना चाहेंगे, ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कैसे देख रहे हैं आप FY24 के लिए, क्योंकि आपने पहले भी ये बात मेंटेन की है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पैक्ट है उसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स घटते हुए देखेंगे पिछले साल के मुकाबले और उसका इम्पैक्ट शायद अप्रैल ऑनवर्ड्स आना भी शुरू होगा। क्या सिचुएशन एक्सपोर्ट फ्रंट पे? देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पिछले साल 20% ड्यूटी का जो है, बासमती पे वो ड्यूटी नहीं है, पार्बॉइल्ड राइस पे ड्यूटी नहीं है, सेमी और होली मिल राइस पे 20% ड्यूटी है, लेकिन उसका अभी तक मार्च तक असर नेगेटिव नहीं आया था क्योंकि काफी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए वो किसी तरह जो है एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ने मैनेज किया, लेकिन अब उसका जो है अप्रैल का डेटा मुझे लगता है कि आज रिलीज हो जाएगा, उससे हम कुछ ट्रेंड्स फिर डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन पिछले साल फिर भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है 1,78,000 टन का नॉन बासमती का और उससे पहले साल 1,72,00,000 तो विनोद जी थोड़ा उसमें इंक्रीज हुआ है। पॉइंट टेकन। विनोद जी, तो अगले 6 महीने के लिए अब जो ये नॉन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है इसका कितना असर आप क्वांटिटी पे आता हुआ देखते हैं, कितना एक्चुअल एक्सपोर्ट होगा? देखिए, हम जहां तक बासमती का संबंध है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन यह है कि प्रोसीजरल रिलैक्सेशन हो गया। टर्की एक मेजर इंपोर्टर है, काफी क्वांटिटीज वो इंपोर्ट करता है और टर्की फिर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है अदर कंट्रीज के लिए। इससे हमें थोड़ा बहुत जो एडवांटेज, जो प्रोसीजरल थोड़ा सा टाइम लगता था वो रिलैक्स हो जाएगा और बाकी तो किसी चीज पे कोई चेंज नहीं है, बाकी तो एज इट इज रहेगा। एक्सपोर्ट बासमती का मेरा मानना है कि इस साल थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, देखिए बासमती का हमारा 80% शेयर जो है मिडिल ईस्ट को होता है, जहां पर सऊदी मेजर मार्केट है, ईरान मेजर मार्केट रहे हैं। सऊदी में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफी ज्यादा चल रहे हैं और ईरान इराक में पेमेंट का इशू आ रहा है, करेंसी की उनकी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें लगता है कि इस साल क्या होगा कि सप्लाई तो ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो उससे ये होगा कि प्राइसेस कुछ गिरेंगे। तो दैट इज द करंट सिचुएशन एज फार एज बासमती इज कंसर्न्ड। ओके, चलिए शुक्रिया विनोद जी आने के लिए शो पर और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए डीजीएफटी के इस नोटिफिकेशन के मायने क्या है और एक्सपोर्ट्स पर क्या असर होगा। क्विकली रवि, एग्री कमोडिटी पैक में देखें तो स्पाइसेस का पैक हो या ग्वार पैक हो, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी? जरूर से कल के एक बड़े उछाल के बाद आज एग्री पैक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, हालांकि वहां पे थोड़ा कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी लेना है। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में आज जो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कल की तेजी के बाद आया शायद सस्टेन ना हो। 7,920 के करीब टर्मरिक को बाय करें, स्टॉप लॉस 7,840 का लगा है। अपर साइड मेरा मानना है कि 8100 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरी कपास खाली पे रहेगी, वहां पे भी काफी अच्छा उछाल था, हालांकि मुझे लग रहा है कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी थोड़ी कम है एंड यहाँ पे मुझे ऑफ सीजनलिटी के हिसाब से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है एंड वहां पे डिमांड एक बड़ा लेकलस्टर इश्यू बना है। पर्टिकुलर देखे तो सप्लाई इतना ज्यादा नहीं है बट डिमांड काफी कमजोर है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक मुनाफा वसूली का ट्रेड हो सकता है। सेल करें ये करंट प्राइस पे
2640 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है 2500 तक के लेवल आने चाहिए। तो 2 रिकमेंडेशन रहेगी, टर्मरिक में बाय करें, वहीं कपास खली में आज सेल करके ट्रेड लिया जा सकता है। ओके चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं एग्री कमोडिटी पैक से, हालांकि आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। चलिए शुक्रिया अनुज और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपने स्ट्रैटेजीज और व्यूज सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।